Okay guys, now let's start with the biomolecules chapter now, and we will cover the whole chapter from the NCERT. चलो स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स नाम से थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही रहा है। बायोमोलिक्यूल्स चलो पढ़ भी लेते हैं। There is a wide diversity in the living organisms in our biosphere. Now a question that arises in our minds is, are all living organisms made of the same chemicals, that is elements and compounds? You have learnt in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. बेसिकली यहाँ कुछ नहीं बताया, कि बस बताया कि एलिमेंट का एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा एंड ऑल। द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो भी किया था ये लिविंग टिश्यू पे किया था, अब जो करेंगे वो अर्थ की क्रस्ट पे करेंगे, जो कि एग्जांपल है नॉन लिविंग मैटर का। तो अब तो भी हमें ऐसी एक सिमिलर सी लिस्ट मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है इन दो लिस्टों में। तो इन दोनों लिस्टों में कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है, बट ऑल द जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं वो लिविंग और टिश्यू में भी प्रेजेंट हैं। लेकिन एक अगर क्लोज एग्जामिन करें, अगर हम ध्यान से देखें, तो जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन हाइड्रोजन की वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ की क्रस्ट। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। अगर हम ऐसा एलिमेंट एनालिसिस करें और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ क्रस्ट के जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें अगर हम कोई डिफरेंस देखना चाहें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई एलिमेंट्स प्रेजेंट तो दोनों में, लेकिन हम अगर कंपैरिजन करें कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि अर्थ की क्रस्ट में कम है। तो हम सिर्फ उनकी रिलेटिव अबंडेंस में डिफरेंस पता कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट तो सेम ही बनेगी। अब हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करना है चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism, और कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड होते हैं, ठीक है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, a vegetable or a piece of liver etc. and grind it in trichloroacetic acid Cl3CCCOOH, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। कई बार क्या होता है ना, हम इस सी को भूल जाते हैं, सीधा ऐसे हो जाता है, तो बस याद रखना है। अब है यूजिंग ए मोटर एंड पेसल, ठीक है। एक ग्राइंड करना है किस में, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। और ग्राइंड कैसे करेंगे, मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल क्या होता है, वो ऐसा एक होता है ना, मोटर एंड ऐसा वी कैन से ओखली टाइप, वो यहाँ बस ऐसे करते हैं, यहाँ ग्राइंड करना है ऐसे, ठीक है। अब देखो वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, हमें एक ऐसी स्लरी मिलेगी। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन, अगर हम इस स्लरी को छानेंगे किससे, कॉटन से या फिर चीज क्लॉथ से, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस, हमें दो भाग मिल जाएंगे। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो जाएगा, और मोर टेक्निकली ज़्यादा कहें तो एसिड सोल्यूबल। एसिड लिया हमने ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें जो सोल्यूबल हो गया वो है फिल्ट्रेट। और सेकंड हो जाएगा रिटेंटेट यानी जो रह गया जो है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल्यूबल पूल। ऑर्गेनिक, ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं किसमें, एसिड सोल्यूबल पूल में। किसे, साइंटिस्ट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound.
अगर हम आगे मतलब इसी सब्जेक्ट में पढ़ाई करें तो मतलब हमें पता चलेगा कि लिविंग टिश्यू या सैंपल को हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, बेसिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं. It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all the other compounds. In other words, one isolates and purifies a compound. ठीक है, सिंपल भाषा है, बस इसे ग्रैब अप करना है. Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and probable structure of the compound. मतलब ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे केमिकल एनालिसिस करके. All the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. जो भी कार्बन कंपाउंड्स हम लिविंग टिश्यू से प्राप्त करेंगे वो सारे क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. हाँ, ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे. डोंट बी कंफ्यूज. हाउ डू वी नो दिस? हमें ये कैसे पता? ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन. एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना होगा. वन weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight. ठीक है, कोई लिविंग टिश्यू लो, जैसे कि कोई लीफ पत्ती या फिर लीवर का टुकड़ा, और उसे कहोगे वेट वेट एंड ड्राइड. उसे सुखा दो मतलब ऐसे, मतलब जो भी उसका वाटर है उसे इवापोरेट कर दो, उड़ा दो वाटर को. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट. जो भी बचेगा वो ड्राई वेट होगा. नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज. अगर हम उसे जला दे पूरी तरह से, जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो CO2 वाटर वेपर या CO2 बन के रिमूव हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे. व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एश. जो बचेगी वो होगी एश, राख. दिस एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा. और इस राख में क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे वो इस राख में मिलेंगे. तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ये भी दिखते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में. इसलिए एलिमेंटल एनालिसिस जो होता है वो हमें लिविंग टिश्यू के मतलब एक एक एलिमेंट का कंपोजिशन बता देता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन. while analysis of compound gives an idea that the kind of organic and inorganic constituent. ठीक है. और कंपाउंड का एनालिसिस हमें ये पता पड़ जाता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कितने, और एलिमेंट का एनालिसिस करने से हमें ये पता पड़ जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी मात्रा में है, ऐसे. ठीक है. अब देखो यहाँ मतलब ज़्यादातर तो नहीं बताते हैं लेकिन बता देती हूँ. एक होता है कंपाउंड एनालिसिस, एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस. ये डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा. कंपाउंड से इससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक कितने हैं एंड इनऑर्गेनिक कितने हैं. ठीक है. एंड एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि कौन सा, दूसरा कलर करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, ये हमें पता चल जाएगा एलिमेंट के एनालिसिस से. ठीक है. चलो वापस आते हैं लिविंग टिश्यू में. बेसिकली from a chemistry point of view one can identify functional groups like aldehydes, ketones, aromatic compounds. हाँ, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स एंड ऑल प्रेजेंट है. बट
अभी हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इन्हें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये कंपैरिजन दे रखा है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो है ही। एंड ओके, हाइड्रोजन 0.14, 0.5, ठीक है, किसमें, अर्थ क्रस्ट में 0.14 है। हाँ, याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है वो अर्थ में कम होता है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होता है। देखो H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन में ज्यादा होगा कितना, ये 0.5, ये 0.14, अप्रोक्स 5 गुना ज्यादा होगा क्या, हाइड्रोजन किसमें, ह्यूमन बॉडी में। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ह्यूमन दोनों की राशि एक ही है, इसलिए हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होगा। बस मतलब ऐसे याद रह जाता है, बट ठीक है। कार्बन, कार्बन हमने मतलब छोटी क्लासों से पढ़ा होता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर यानी हमारी सराउंडिंग्स में 0.03% ही प्रेजेंट है, तो वही याद रखो ना, अर्थ क्रस्ट में भी 0.03% ही है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में 18.5 है, ह्यूमन बॉडी में ऑफकोर्स ज्यादा होगा कार्बन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड और भी सारे कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं, इसलिए 18.5%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो हमें इतनी नीड है, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन तो चाहिए, वो किसके लिए, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन एंड जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है सेलुलर लेवल पे, जो एनर्जी फॉर्मेशन है, एटीपी फॉर्मेशन है, वो सब हमारे तो ऑक्सीजन से होता है। तो ऑक्सीजन तो ऑफकोर्स चाहिए 65%, एंड इसमें अर्थ क्रस्ट में इतना नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो है 46.6। एंड नाइट्रोजन ऑफ कोर्स हमें पता है अर्थ की क्रस्ट में बहुत कम होता है, लेकिन हमें तो चाहिए भाई, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल उनमें तो नाइट्रोजन है ही ना, तो 3.3। एंड सल्फर में 0.03। कार्बन और सल्फर दोनों ही है हार्मफुल, थोड़े बहुत मतलब हार्मफुल तो है ही, तो उनका सिमिलर रेशियो हो जाएगा 0.03, 0.03। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी सल्फर हमें इतना नहीं चाहिए, इसलिए सल्फर रखा है सिर्फ 0.3%। 333 बहुत कंफ्यूज हो रहा हो ना, नाइट्रोजन में 3.3, ये तो याद रखना पड़ेगा। सल्फर में और कार्बन याद रख लो एक बार साथ, 0.03 एंड सल्फर 0.3 ह्यूमन बॉडी में। सोडियम 0.28 एंड 0.2। यहाँ तो मैं ना एक एक पॉइंट पीछे या फिर हाफ कर देती हूँ यार, 0.2 है ना, तो इस पॉइंट को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा 0.2, और आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा। ऑफकोर्स ये लॉजिक तो इलॉजिकल ही लग रहा है, लेकिन ठीक है याद करना पड़ेगा। कैल्शियम 3.6, हाफ कर दो 1.5, अप्रोक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रोक्स। मैग्नीशियम 2.1, एक पॉइंट आगे लो 0.1, ये 2 को उठा दो। सिलिकन, सिलिकन की हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसलिए नेग्लिजिबल। एंड सिलिकन इसमें अर्थ क्रस्ट में 27.7% होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वंस की। इंपॉर्टेंट वन ऑफ कोर्स नाइट्रोजन है, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल वेरी लिटिल एंड सिलिकन है ऑफ कोर्स। एंड देन वी कैन से कार्बन एंड हाइड्रोजन तो है, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो है, बस ये बीच वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स गो डन। एक बार देख लेते हैं वापस, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाइड्रोजन 0.14, कार्बन 0.03, ऑक्सीजन 46.6, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, सल्फर 0.03, सोडियम 2.8, कैल्शियम 3.6, मैग्नीशियम 2.1, सिलिकॉन 27.7, हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी 0.5, और कार्बन 18.5, ऑक्सीजन 65, नाइट्रोजन 3.3, सल्फर 0.3, सोडियम 0.2, कैल्शियम 1.5, मैग्नीशियम 0.1, सिलिकॉन नेग्लिजिबल। ओके, और ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट है। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, वाटर H2O, कंपाउंड्स है कुछ NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, PO4, फॉस्फेट, SO4, सल्फेट। ऑफकोर्स हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ये हमें हलवा लग रहा है बिल्कुल भी। अब पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, थोड़ा बहुत जो दे रखा है वो। और एनसीईआरटी में मतलब इतनी सर्च कोई हेडिंग नहीं दे रखी है, बस ऐसा ही थोड़ा इधर उधर दे रखा है, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को तो ऑफकोर्स हमारा रेफरेंस बुक है, तो ओके, इधर उधर की बातें किए बिना चल तो अपने टॉपिक पे। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। अमीनो एसिड ऑफकोर्स एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा।
सब्स्टिट्यूएंट एज सब्स्टिट्यूएंट, और एक ही कार्बन पे होगा, सेम कार्बन पे अमीनो होगा, सेम कार्बन पे एसिडिक होगा, तो उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। इसलिए उन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, और उन्हें हम और एक नाम से कहते हैं, वो है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, अब देर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी। दीज आर द मतलब 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों पे अलग अलग होंगे। कौन होगा? एक तो हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप का कैसा नेचर है, उसी के आधार पर अमीनो एसिड्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। ठीक है, और प्रोटीन्स, मतलब जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं वो होते हैं 20 टाइप्स, ओनली 20 टाइप्स। ठीक है, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एंड ठीक है, नेक्स्ट पेज। The R group in these proteinaceous amino acids could be hydrogen, the amino acid called glycine. R group अगर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन ऑफ कोर्स सिंपली ग्लाइसिन होगा, मिथाइल होगा तो एलानिन होगा, हाइड्रोक्सिल होगा तो सीरीन होगा, और 3 ऑफ द 20 में से 3 जो है उस फिगर में दिखाए गए हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं ना, ये रहे अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो, ये H एंड ये H, R की जगह H। ठीक है, यहाँ R की जगह H काम कर रहा है, इसलिए ये होगा ग्लाइसिन। और CH3 आ जाएगा अगर R की जगह, तो एलानिन, ग्लाइसिन एंड सीरीन, CH2OH आ जाएगा अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल, हाइड्रोक्सिल है ना, हाँ हाइड्रोक्सिल मिथाइल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड्स की, वो अमीनो, कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप्स की होती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देयर आर एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन, न्यूट्रल, वेलिन, काफी वेला है इसलिए न्यूट्रिन, बेसिक लाइसिन, एस और एसिड तो वैसे बस। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। ये तो ऐसे में जो नाम से याद रह जाते हैं। A particular property of amino acid is the ionizable property of NH2 C double bond OH, hence C double bond OOH. Hence in solutions of the different pH the structure of amino acid changes. different pH में उनका चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, बेसिकली यही कहा गया है। और ये इंपॉर्टेंट नाइम्स बताए हुए हैं, तो ये ऑफ कोर्स याद रखने पड़ेंगे। भाई एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन, न्यूट्रल, वेलिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। और बस ये देखो बी जो है वो ज्यूट्राइन है, क्यों? ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है एज ए चार्ज्ड। यहाँ ओनली ये चार्ज्ड है, यहाँ ओनली ये चार्ज्ड है, बट जहाँ दोनों चार्ज हैं तो उन्हें हम कहेंगे ज्यूट्राइनिक फॉर्म। अब आ जाओ भाई लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, वो सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं। फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से। द आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या कोई हायर नंबर भी होते हैं 1 to 19, मैक्स 19 हो सकते हैं। तो हमें कोई पूछे कि मैक्स कार्बन कितने हो सकते हैं किसी भी किसी भी आर ग्रुप में, आर ग्रुप को लिए हुए किसी भी फैटी एसिड में मैक्स कितने कार्बन होते हैं, तो उसका आंसर होगा 20। ठीक है, 20 विल बी राइट एंड 19 विल बी नॉट राइट। 19 तो ओनली आर के हो गए ना, फिर एक सी डबल बॉन्ड OH का भी तो काउंट होगा ना, तो इससे करके जो मैक्सिमम हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब एग्जांपल लो, पाम हमारे मतलब 3 छोड़ो, पामेटिक में 16 हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड एराकिडोनिक में हो जाएंगे 20, और कार्बोक्सिलिक कार्बन को गिने हुए। ठीक है, फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड हो सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं।
जिसमें डबल बॉन्ड हो। अनदर सिंपल जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल, जिससे हम और क्या कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और मैनी लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। काफ़ी सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। हेयर द फैटी एसिड्स आर बाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। भाई ग्लिसरॉल तो एक ही होगा, फैटी एसिड्स हो सकते हैं काफ़ी। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, देयर और वो क्या होते हैं और भी लिपिड्स होते हैं। कौन कौन? फैट्स, ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑयल्स है लोअर, जिंजली ऑयल मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है ऑयल का, हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। जब उनका मेल्टिंग पॉइंट ही लो है तो वो ऑयल ही रहते हैं विंटर्स में, ठीक है। हाँ मेल्टिंग पॉइंट कम है भाई, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो इसलिए वो जब विंटर्स होती है तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो मेल्ट कर जाते हैं, इसलिए वो ऑयल से ही रहते हैं विंटर्स में। कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट? हाँ फैट तो काफ़ी होते हैं ना, ये घी, चीज़ एंड वगैरह वगैरह। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ में ये होते हैं और उन्हें कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और लेसिथिन एक एग्जांपल है इसका, कंफ्यूज नहीं होना। जो लेक्टिन होते हैं वो कॉनकेनेविलिन ए है, वो कौन है भाई, वो कॉनकेनेविलिन ए वो है ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू है लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। माइलिन शीट लिपिड की बनी हुई होती है बस। प्राइमरी, हाँ देखो ये रहा लेक्टिन्स कॉनकेनेविलिन ए, लेसिथिन वो आ गया फोस्फोलिपिड। इसमें एक बार मैं कंफ्यूज हुई थी इसलिए थोड़ा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड, ठीक है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बताया कि नाम बताया बस। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, जब वो शुगर से मिले हुए होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। कौन है ये? नाइट्रोजन बेस। अगर नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर हो जाए तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। इफ ए फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो फाउंड esterified to the sugar, they are called nucleotides. Nucleosides plus phosphate group is known as nucleotides. And अगर ओनली मतलब बेसिक से बात करें तो एक नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस प्लस अगर शुगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स मैं ऐसे याद रखती हूँ एस एस एस। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट हो जाए तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स सिंपल सा इक्वेशन ये बन रहा है और कुछ नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। और हाँ फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो शुगर से एस्टेरिफाइड होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड ये आगे ना लास्ट में सीन 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 डीन 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 है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। क्या? विद शुगर ओनली, फॉस्फेट ग्रुप इनमें नहीं है। अब फॉस्फेट ग्रुप तो थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाएगा तो एडिनाइलिक एसिड, थाइमिड लाइक गुआनिन लाइक यूरिडाइल आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए और आरएनए वो ओनली न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, उनमें ओनली न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स तो काफ़ी है भाई, न्यूक्लियोसाइड्स और प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स बस, और क्या है। डीएनए आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल, सबको पता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ये भी। ये देखो पाल्मिटिक एसिड 14, 15, 16 और ये ग्लिसरॉल CH2 OH CH2। अब ये देखो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल वाला है CH2 O, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर R1 R2। यहाँ क्या हो जाएगा? P डबल बॉन्ड OH O, फिर कोलिन है ये CH2 N CH3। सिंपल है, एक बार खुद बनाते हैं, मैं खुद को टेस्ट करती हूँ मेरे को कितना आता है। CH2 O
C डबल बॉन्ड O R1, O C डबल बॉन्ड O R2, O P डबल बॉन्ड O O OH CH2 CH2 N CH3 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 थारी बन गया। देख लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखो CH2 से एक सिली मिस्टेक हो गई। नरक के दरबार खुल जाएंगे अगर कार्बन की 5 वैलेंसी बना दी तो। और तो सब सही है। ऑक्सीजन कैसे भूल गए? ये मिट गया था। ठीक है ओके ऑल इज वेल हो गया, बन गया। वेरी गुड, शाबाश। आई एक मिनट, कुछ हो गया क्या? नहीं सही है। नहीं छोड़ो कैंसिल। हाँ अब इसको मुझे उठा के कहीं और रखना था। यहाँ रखना था ताकि मतलब इधर ऊपर ना आए। यहाँ सही है ना? इसको कर दो इरेज क्योंकि ये किसी और का आ गया, ये इसका आ गया था। ऑल इज वेल। अब देखो ट्राइग्लिसराइड, ये जब लेसिथिन का बना लिया तो ये तो है ही क्या ट्राइग्लिसराइड। 3 ग्लिसराइड 3 फैटी एसिड से तो बना दें। अब देखो कोलेस्ट्रॉल का एक बार देख के बनाते हैं, एक बार बिना देख के बनाते हैं। मैं भी तो इतनी प्रो नहीं हूँ। पहला एक घर बनाओ, फिर दूसरा घर बनाओ, फिर ऊपर वाला बनाओ, फिर 5 कोनों वाला बनाओ, फिर वापस 6 वाला बनाओ, फिर ये एंटीना निकालो, फिर ये इसके अपोजिट में एंटीना निकालो, फिर दीवार कर दो बीच में, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, फिर OH कर दो, बस बनी गयो कोलेस्ट्रॉल बन गयो। वापस बनाते हैं। पहले देखो एक सिंपल बनाओ लाइक दिस, फिर एक और सिंपल बनाओ लाइक दिस, फिर एक और ऊपर बनाओ बस थोड़ा सा, फिर एक 5 का बनाओ, फिर एक 6 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर एक एंटीना लगा दो, फिर एक अपोजिट में एंटीना लगा दो, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड कर दो, फिर यहाँ एक दीवार कर दो, यहाँ एक दीवार कर दो, फिर यहाँ OH लगा दो। हो जाएगा, इतना ही होगा आई थिंक, इतना ही है। चेक करते हैं। गुड सॉरी गुड अभी नाम रिवील हो जाता। रुक गया, वापस बना लेते हैं। ये देखो ये है you can skip this part. ये रहा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अपने इतने ही पढ़ा भी। अच्छा ये एडिनोसिन भी तो पढ़ लिया। ये है फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स मेनली। एडिनिन या फिर बोलें तो प्यूरिन, एडिनिन या फिर एडिनिन को ही तो प्यूरिन, मतलब प्यूरिन की कैटेगरी में तो एडिनिन आता है। देखो इनका नाम है छोटा प्यूरिन, लेकिन स्ट्रक्चर है बड़ा। ये है पिरिमिडीन, नाम है बड़ा, स्ट्रक्चर है छोटा। देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग रॉन्ग और राइट, छोड़ो। पढ़ लो इसे। ये देखो पहले एक रिंग बनाओ। इसको कहीं और रखना पड़ेगा। या सही है। अब मैं यहाँ बनाऊंगी ये देखो पहले एक बेंजीन जैसी रिंग बनाओ, पूरी मत बनाना, नाइट्रोजन के लिए जगह छोड़ना।
हीरा नाइट्रोजन समेत। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी है, रिंग बना ली, डबल बॉन्ड बना दो अल्टरनेट पोजीशंस पे। यहाँ रिंग वाले पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, ये याद रखना। फिर एक 5 कोनों की बना दो, बस सिंपल। 5 की है ना ये, ठीक है। अब यहाँ हो गया, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बस। फिर याद रखना है कि एक तो यहाँ नीचे वाले पे एच आएगा, फिर एक ऊपर वाले पे एच आएगा। यहाँ 2 एच आ गए इसलिए ये अटैच्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो एन एन एन, अरे बन गया ये तो, बस। अब देखो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ, ये याद रखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, और ये एक महान है ही। वापिस बनाते हैं, चलो बिना देखे बनाएंगे। पहले एक 6 कार्बन की बनाओ, फिर एक 5 कार्बन की बनाओ, फिर एक महान NH2 बनाओ, फिर यहाँ N बनाओ, नाइट्रोजन बनाओ, फिर एक नीचे नाइट्रोजन बनाओ, फिर एक नीचे नाइट्रोजन, या फिर एक ऊपर नाइट्रोजन बनाओ। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। बन गया शायद। क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है देखते हैं। ये देखो NH2 सही है। ओह डबल बॉन्ड गलत बन गया। बनेगा, पूरा कट गया, शिट। वापस बना लेते हैं। You can skip this part if you know the structure. I'm drawing to those students like 11th graders जिन्होंने अभी अभी सीखा है स्ट्रक्चर, like me. ये देखो NH2, एक ऊपर महान NH2 तो है ही, फिर देखो एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, बस। तो फिर यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि वहाँ एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी। यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, सिंपल। ऐसा ही है शायद। ओके डन, बन गया। इसको अब सॉरी इसको कहाँ ले जाएं अब, जाओ भाई जाओ, अब थोड़ी दूर जाओ। अब सही है। आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ नहीं, यहाँ आओ डब्बा जी। ओह नो, ओह नो, छोड़ो, पड़े रहने दो, ठीक है। अपना ये एडिनिन तो हो गया। अब पढ़ते हैं नहीं, पहले एडिनोसिन पढ़ लेते हैं। एडिनोसिन में क्या है, एडिनोसिन क्या था, न्यूक्लियोसाइड था। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक शुगर ग्रुप अटैच्ड होता है अपने इस सिंपल नाइट्रोजन बेस से। तो नाइट्रोजन बेस तो है ही, ये रहा एडिनिन, फिर एक सिंपल शुगर जोड़ दो। यहाँ जैसा कि मुझे दिख रहा है ये है राइबोज शुगर लग रही है। ओ पेंटोज शुगर है, OH CH2OH, बस सिंपल एडिनोसिन बन गया। अब क्या है, एडिनाइलिक एसिड में क्या है, ये शुगर तो है ही अपनी, ठीक है। यहाँ एडिनिन तो है ही, फिर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप भी, CH2OH था ना, उस H को H हो गया ड्रॉप, और फिर फॉस्फेट ग्रुप हो गया एड PO3H2 छोड़ो, फॉर्मूला नहीं देखने का। P डबल बॉन्ड OH CH2, ठीक है। अब देखते हैं हम यूरेसिल जी को, जिनका नाम बहुत ही बड़ा है, स्ट्रक्चर काफी छोटा दिखाई दे रहा है। देखते हैं भाई यूरेसिल को, देखो नाम देखते हैं यूरेसिल, मतलब ऐसा एक किसी ने कार्टून देखा होगा, वो धनिया पुदीना वाला जो कार्टून है ना, उसमें उसके वो सर पर ऐसे रहता है ना प्रेजेंट, धनिया के धनिया उगा हुआ रहता है, पुदीने के पुदीना उगा हुआ रहता है। ऐसे मुझे मतलब यूरेसिल नाम सुनते ऐसा लगता है इसके सर पे कुछ उगा हुआ है, आई थिंक। सबकी अलग अलग सोच होती है भाई। ये देखो डबल बॉन्ड O यहाँ,
और यहाँ ऐसा लग रहा है एक सर पे ओ डबल बॉन्ड हो रखा है, एक साइड में हाथ पे डबल बॉन्ड ओ है, हाथ में ओ है। फिर बस इन दोनों के बीच में NH कर दो और से एक छोड़ के एक नहीं है, बस जहाँ पे कोई भी नहीं है ना उस पे डबल बॉन्ड लगाना है। वापस बना लेते हैं बिना देखे। देखो एक बनाओ रिंग, पहले बेंजीन जैसी, फिर ऐसे ऐसे, फिर NH, फिर NH, सिंपल। अब देखो OH OH वही शुगर ग्रुप, वही यूरेसिल यूरिडीन बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड आया नहीं शायद ये स्ट्रक्चर, छोड़ो। ओ नो, डिलीट कर दिया। आप इतने दूर काहे बैठे हैं? यहाँ सही है, यहाँ सही है, ओके फाइन। अब एक बार यूरेसिल वापस बना लेते हैं। सॉरी गाइस, यूरेसिल वापस बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ओ, फिर NH, फिर NH, बस सिंपल। ये है एडेनिन, ये है यूरेसिल। ओके, अब पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया था। Primary and secondary metabolites. The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small, big, living or from living organisms, determining their structure and, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such as a list of thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, etc., for reasons that are given in 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds shown in 9.1. These are called primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these primary metabolites. Example: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. These are called secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role of functions for all the secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful to human welfare. Rubber, drugs, spices, scents, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and years, you will learn more about this. बेसिकली इसमें कुछ याद रखने वाला कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी आपके सामने पढ़ा मैंने। बेसिकली जो याद रखने वाली चीज़ वो है इन दोनों की मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन। कैसे कहते हैं हम? बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो काम के होते हैं नहीं, बेसिकली मेटाबोलाइट्स वही होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आते हैं। लाइक एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में जो काम आते हैं उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो देखो, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं ना, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड ऑल। alkaloids, rubber, essential oils, these are एक मिनट देखो यहाँ कुछ कंफ्यूजन हुआ है, पढ़ो वापस। when one analyze one would see thousand or other than these called primary metabolites. Example, हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के जो मिलते हैं उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये क्या डेफिनेशन हुई भाई? जिनका एक आइडेंटिफाइबल फंक्शन होता है, जो नॉन रोल्स को प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और जिनका प्राइमरीली जो रोल होता है वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है, ठीक है। और ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, याद रखने वाली ही चीज़ है ये। क्योंकि क्वेश्चन आता है, मेंस द फॉलोइंग पिगमेंट्स, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन्स एक्सेट्रा
alkaloids, morphine, codeine, etc., terpenoids, monoterpenes, diterpenes, essential oil, lemongrass oil, toxin, abrin, ricin, lectin, concanavaline A, drugs, vinblastine, curcumin, etc., polymeric substances, rubber, gums and cellulose. I hope आपको ये सब याद होंगे. Biomolecules, sorry, biomacromolecules. Biomacromolecules क्या होता है? There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to 800 डाल्टन approximately. ठीक है, एसिड सोल्यूबल में जो मिलते हैं उनका मोलिकुलर वेट लगभग कितना होता है, इसकी रेंज में होता है. एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एसिड इनसोल्यूबल पोल में ओनली 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स. कौन कौन? प्रोटीन, nucleic acid, polysaccharide, lipid. These classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weights in the 10,000 daltons and above. For this very reason, biomolecules, chemical compounds found in living are of two types. One with less than and this 1000 dalton are usually biomicromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules, biomacromolecules. The molecules in the insoluble fraction with exception of lipid are polymeric substances. सारे polymeric हैं except the lipids. Then why? फिर क्यों lipids को इसकी में रखा? क्योंकि lipid को जब हम लिपिड होते तो कम वेट के हैं, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होते ना, वो वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका जो नेट मोलिकुलर वेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, 1000 से ऊपर हो जाता है. इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स में रख देते हैं और इनसोल्यूबल पूल्स में आ जाते हैं. और ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है. एंड द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन. और जो सोल्यूबल हो जाता है वो रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करता है. द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स के, वो इनसोल्यूबल पूल्स में आ जाते हैं फ्रैक्शन में. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. बस वो सब मिलके केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. इन समरी, अब देखो इसकी भी समरी आ गई. रिप्रेजेंट करें केमिकल कंपोजिशन अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वाटर जो होता है ना वो मोस्ट अबंडेंट है. देख सकते हैं वाटर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का कंपोजिशन किया. वाटर 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, आयंस 1. वाटर 70 to 90, प्रोटीन्स 10 to 15, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, आयंस 1%. वाटर 70 to 90, प्रोटीन्स 10 to 15, lipids 2, carbohydrates 3, ions 1, nucleic acid 5.5 to 7%. अब चलो पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स. हाँ, ऑफ कोर्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं. दीज आर द लीनियर चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड. पढ़ाई था हमने 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन द फिगर. फिगर देखेंगे, बाद में देखेंगे. फिगर 9.3 का है. Where is figure 9.3? Figure 9.3 कहाँ हो? Figure 9.3 ही नहीं फिगर. अच्छा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा है. बाद में अब प्राइमरी क्यों पढ़ें, बाद में पढ़ेंगे प्राइमरी. Each protein is a polymer of amino acids. As there are 20 types of amino acids: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. पता है भाई. A homopolymer has only one type of monomer repeating an n times. Okay, this information about the amino acid content is important, as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our body. They have to be supplied through our body. Hence dietary proteins are the essential amino acids. Therefore amino acids can be essential or non-essential. The later are those which can be. अब देखो essential तो वो होगा ना जो हमारे पास नहीं है. ऑफ कोर्स असेंशियलिटी तो उसी को मिलेगी भाई, महत्व तो उसी को मिलेगा जो हमारे पास नहीं है. जो हमारे पास होगा वो क्यों असेंशियल होगा, वो नॉन असेंशियल होगा ना. बस यही अमीनो एसिड्स को कहा है. व्हाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट. असेंशियल अमीनो एसिड्स को हम डाइट से लेते हैं और नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं.
Proteins carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membrane, some fight infectious organisms, some are hormones, some are enzymes, and etc. Collagen is the most abundant protein in the animal world, while the ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase ribisco is the most abundant protein in the whole biosphere. ये देखो एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स याद रखना है. कोलाजन इज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑफकोर्स एंटीबॉडी का सबको पता. रिसेप्टर क्या होता है? सेंसरी रिसेप्शंस, जो कोई रिसेप्टर जो रिसेप्ट करता है. GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, जो ट्रांसपोर्ट करता है वो प्रोटीन है GLUT4. इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कोलाजन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन एंड ऑल. कोलाजन एनिमल वर्ल्ड में, रुबिस्को बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में. चलो अब आते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि अभी प्रोटीन पढ़ा ना इसलिए. Proteins, as mentioned earlier, are the heteropolymers पढ़ा है, containing strings of amino acids. Structure of molecules mean different things in same context. Okay, in inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula. ठीक है, NaCl, MgCl2. Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of molecules. Example: benzene, naphthalene. Physicists conjure up the three-dimensional views of the molecular structure, while biologists describes the protein structure at 4 levels. अल्लाह, सबकी बात कर ली. इनऑर्गेनिक वाले ये करते हैं, ऑर्गेनिक वाले ये करते हैं, फिजिसिस्ट फिजिकल केमिस्ट्री वाले ये करते हैं, बायोलॉजी वाले ये करते हैं. इनऑर्गेनिक वाले क्या करते हैं? मॉलिकुलर फॉर्मूला में स्ट्रक्चर को कर लेते हैं डिफाइन. ऑर्गेनिक वाले क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वाले करते हैं 2 डायमेंशनल में. फिजिसिस्ट वाले क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल में. और बायोलॉजिस्ट वाले क्या करते हैं? 4 लेवल में. सबसे आगे कौन? बायोलॉजी वाले. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इन अ प्रोटीन, विच फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन. भाई कौन सा अमीनो एसिड कहाँ है, ये कौन देता है हमें जानकारी? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देता है ऑफ ए प्रोटीन. ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन. प्रोटीन को एक लाइन इमेजिन कर जाता है, और लेफ्ट फर्स्ट बताता है, और राइट जो होता है वो लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड N टर्मिनल. N क्यों? NH2 से शुरू होगा. द लास्ट इज कॉल्ड C टर्मिनल. क्यों? C डबल बॉन्ड O, OH से एंड होगा इसलिए. ठीक है, प्राइमरी देखो ये रहा. ठीक है, प्राइमरी हो गया ना. अब देखो, a protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. The thread is folded into form of helix. अगर वो helix बन जाता है revolving staircase की तरह. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. In proteins, only right-handed helices are observed. This is the important line कि only right-handed ही होंगे. right-handed क्या? right से शुरू होगी वो helix जो भी होगी, इसलिए. ठीक है, होगा. अब देखो other reasons. Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. Secondary structure कैसा होता है? ये देखो, ये अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है और बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंडरी है ये दोनों. In addition, the long protein chain is also folded like a hollow wooden ball is called tertiary. अगर wooden ball की तरह होगा तो वो होगा tertiary. इसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे. और दिस गिव अस 3 डायमेंशनल व्यू. और tertiary is absolute necessity for the many biological activities of proteins. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए भी होता है ये एसेंशियल. कौन? टर्शियरी प्रोटीन. अब आते हैं क्वाटरनरी पे. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other. Linear string of sphere arranged one upon this. वैसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स. हेमोग्लोबिन का एग्जांपल है, याद रखना.
अल्फा टाइप और बीटा टाइप और सब यूनिट्स होते हैं। ये देखो ये रहा, ये देखो ये 4 है ना। ओके, अब पढ़ते हैं जो छोड़ दिया था अभी, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होगा ये पॉलीसेक्राइड्स, और कुछ नहीं होगा। पॉलीसेक्राइड्स, the acid insoluble pellet also has polysaccharide carbohydrates as another macromolecule. Polysaccharides are long chains of sugar. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, glucose. Cellulose is a homopolymer. इसमें मतलब समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस पढ़ो और समझो। पर सेल्यूलोज है वो ओनली एक टाइप का बना होता है, ग्लूकोज बना होता है, इसलिए होमोपोलीमर है एंड ऑल। स्टार्च जो है वो वेरिएंट है, बट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यूज में ये स्टोर करता है फूड इसी में स्टोर होता है, इसी फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स है अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन भी होता है, और इन्यूलिन भी एक पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। इन ए पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग, R for R ऐसे याद रखा था मैंने। इट हैज ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए कार्टून, बताया, ये पढ़ेंगे। स्टार्च जो होता है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी हेलिकल स्ट्रक्चर्स में I2 जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए आयोडीन जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए ब्लू कलर हो जाता है। एंड सेल्यूलोज जो होता है वो ऐसे हेलिसेस नहीं होता है उसमें, इसलिए वो I2 मतलब जो आयोडीन है उसको होल्ड नहीं कर पाता है। अब ये कार्टून पढ़ते हैं, कार्टून। ये देखो ये है सीधी, ये देखो ये है सीधी, लेकिन यहाँ से अगर ब्रांचेस निकले ना, ब्रांच्ड, तो कैसे निकलेगा ये बताया भाई यहाँ तो ऑफकोर्स। और ये किसका है, ग्लाइकोजन का है, याद रखना। सेल्यूलोज ब्रांच नहीं होता है, ग्लाइकोजन ब्रांच होता है। ये देखो ये ब्रांचिंग पॉइंट पे कैसे बताया हुआ है कि भाई यहाँ इस CH2 से यहाँ ये जुड़ा, क्योंकि ये तो फ्री नहीं है ना, इसलिए ये होता है 1,6 लिंकेज। क्या 1,6 लिंकेज, और ये यहाँ जो ऑब्जर्व करते हैं ना वो होता है 1,4 लिंकेज। बेसिकली इसका मतलब यही है, OH2O जो होता है वो निकल जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। इतना ही है, ये हो रहा है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, सबको पता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, कॉटन फाइबर्स इज सेल्यूलोज, एक सबको मतलब ठीक है। प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर्स ये सेल्यूलोसिक होते हैं। मोस्टली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं नेचर में। और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, अमीनो सुगर्स, केमिकली मॉडिफाइड सुगर, ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स के, ठीक है। एक्सोस्केलेटन्स जो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन्स होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपोलीमर्स, जो मोस्टली क्या होता है, होमोपोलीमर्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स पे। न्यूक्लिक एसिड्स the other type of macromolecule that one find in the acid insoluble for is nucleic acid. These are polynucleotides together with polysaccharides and polypeptides. These comprise the true macromolecular fraction. And यहाँ देखो लिपिड को इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। ट्रू की बात की है, वो तो फॉल्स है ना। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, जो आपने पढ़ाया था। न्यूक्लियोटाइड के 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड इज मोनोसेकेराइड एंड द फॉस्फोरिक। एक तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, दूसरा होता है मोनोसेकेराइड, और फिर तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दी हम किसकी बात कर रहे हैं तो उसके आधार पर हो जाता है। और जैसा कि हमने 9.1 में नोटिस किया ही था, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं, वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थायमिन। एडेनिन आर प्यूरिन्स, एडेनिन गुआनिन आर द प्यूरिन्स, वो जो बाकी बचे हैं वो pyrimidines. द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड द pyrimidine respectively.
और जो शुगर फाउंड होती है वो इधर एक राइबोज होती है मोनोसेक्राइड और 2 डीऑक्सीराइबोज, ये वो या तो राइबोज होगी या वो 2 डीऑक्सीराइबोज होगी। बेसिकली राइबोज शुगर से जो सेकंड वाला है उससे अगर आप ओ हटा लोगे तो वो टू डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हाइल दैट विच कंटेन्स राइबोज इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपल। अब पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में। फिर एंजाइम्स एंजाइम्स अभी काफी बड़ा है। एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सम न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। ठीक है। An enzyme, like any protein, has primary structure, that is amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has a secondary and tertiary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर पे होता है, सेकेंडरी पे होता है, टर्शियरी पे होता है। जब आप टर्शियरी पे देखें तो आप देखेंगे कि प्रोटीन चेन फोल्ड्स, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। जो बैकबोन होती है वो प्रोटीन की चेन होती है, बस सिंपली यही बताया। अपॉन इटसेल्फ द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मेन क्राइवेसेस, कुछ क्राइवेसेस गड्ढे जैसे पॉकेट्स बन जाती हैं। ऐसी एक पॉकेट को एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट, जहाँ सबस्ट्रेट फिट होता है। एंड एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स, उन्हीं एक्टिव साइट्स के थ्रू वो किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, मतलब हाई रेट पे, मतलब जल्दी करवा देते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक। एंजाइम कैटलिस्ट अलग होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, क्योंकि एक डिफरेंस ये होता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी वर्क करते हैं, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे। और एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम नॉर्मली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब हेलोफाइल से अगर कोई करेंगे तो वो रिटेन करते हैं, इवन मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी इज thus an important quality of enzymes isolated from thermophilic organisms। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस। Chemical reactions. How do we understand these enzymes? Let us first understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two types of free changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds. This is called physical process. Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water, when water becomes a vapor. This is also called physical process. फिजिकल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। सिंपली कोई बोन नहीं टूटता है, बस ऐसे स्टेट चेंज होता रहता है, बस ये फिजिकल है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो हो जाता है केमिकल रिएक्शन। बस जैसे कि ये देखो बी ए बेरियम हाइड्रोक्साइड है एंड BaOH2H2SO4 एंड फिर ये BaSO4 जुड़ गए, BaSO4 जुड़ गए और H2O जुड़ गए। बस सिंपल, यहाँ हो गए ना, बॉन्ड ब्रेक हो गए ना, इसलिए ये है एक केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होना ग्लूकोज के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ये जो अभी दिखाई है ये इनऑर्गेनिक है, और स्टार्च का ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस होना एक ऑर्गेनिक है। और रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, और रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन की रेट क्या होती है भाई, इतना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में। रेट मतलब जो आप जब भी आप रेट नाम सुनो ना तो अपॉन में टाइम तो लाना ही लाना है। बेसिकली डिपेंड उस पर करता है कि रेट किसकी बतानी है। अगर यहाँ रिएक्शन रेट बतानी है तो रिएक्शन रेट में क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन में टाइम होगा। यहाँ बताया भी ना, रेट डेल्टा P बाय डेल्टा T। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। हाँ, इफ द डायरेक्शन इज, अगर डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। And rate of physical and chemical is influenced by temperature among other factors. A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half
फॉर एवरी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हर 10 डिग्री के चेंज पे या तो रेट डबल होगी या हाफ होगी, changes in either side. Catalyzed reactions proceed at rates vast higher than that of uncatalyzed ones. Catalyzed reactions जल्दी होती है basically. When enzyme catalyzed reactions are observed, वो बहुत जल्दी होती है। ये देखो CO2 है, H2 है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, H2CO3 बना है, और इन द एब्सेंस, किसी भी एब्सेंस के एंजाइम के एब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 1 घंटे में। और अगर यहाँ हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एंजाइम लाएं तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे एवरी सेकंड। भाई पहले 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब हर सेकंड में 6 लाख बन रहे हैं। जो रिएक्शन है वो कितने गुना एक्सेलरेट हुई है? 10। अब आगे सोचो, 10 मिलियन टाइम्स। भाई 10 मिलियन टाइम्स होगी ना, क्योंकि 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब हर एक सेकंड में 6 लाख बन रहे हैं, तो होगी ना 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेट। इनक्रेडिबल है यार, सच में इनक्रेडिबल है। देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम्स जो हर रिएक्शन के लिए यूनिक हैं। और मल्टी स्टेप रिएक्शंस व्हेन ईच स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय द सेम डिफरेंट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे की डेफिनेशन बताइए बेसिकली कि a multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme or different enzymes। मतलब कोई रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप्ड है, मतलब काफी सारे स्टेप्स में होगी, तो हर एक स्टेप पे एक एक एंजाइम होगा, वो या सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में बन जाएगा C6H12O6 प्लस O2 2C3H4O3 एंड 2H2। हम रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें 10 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे। When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions give rise to variety of metabolic end products. In our skeletal muscles, under anaerobic condition, lactic acid is formed. जब absence of O2 होता है तो lactic acid बन जाता है, और नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। इन यीस्ट में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के प्रोडक्शन में रिजल्ट करता है। एंड डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। अब हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शंस? हाउ डू एंजाइम्स इतने हाई रेट्स पे केमिकल कन्वर्शन कर कैसे पाते हैं? टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स लिटिल मोर। We have already understood the idea of active sites. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. The chemical which is converted into product is called a substrate. Hence, enzymes, proteins with three-dimensional structure, including an active site, convert a substrate into a product. Substrate product में change हो जाता है, कौन करता है? एंजाइम करता है। It is now understood that a substrate has to bind the enzyme. हाँ, एक्टिव साइट पे बाइंड होना होगा किसे? सबस्ट्रेट को। किस लिए? प्रोडक्ट में बनने के लिए। और कहाँ होगा? क्लेफ्ट या पॉकेट, जिसे हम एक्टिव साइट कहेंगे। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ये EX कॉम्प्लेक्स क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब वो बाइंड हो जाएंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? enzyme substrate complex. This complex formation is transient phenomena. Of course transient यानी temporary. Of course permanent ये हो जाएगा तो product ही नहीं बनेगा, इसलिए ये temporary phenomena. During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. Very soon after the expected bond breaking या making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure is substituted and transported into structure of protein. जो ES स्ट्रक्चर होता है वो EP स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ES क्या था? एंजाइम सबस्ट्रेट। EP क्या है? एंजाइम प्रोडक्ट। ये कॉम्प्लेक्स दो बनते हैं और
The pathway of this transformation must go through the so-called transition state से of course गुजरना पड़ता ही है. There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. और भी कई सारे स्टेट हो सकते हैं इन बीच. Implicit in this statement is the fact that all the other intermediate structural states are unstable. बाकी सारे unstable हैं. Stability is something related to energy status of the molecule. Of course, जिसकी potential energy high वो unstable, जिसकी potential energy low वो highly stable. Hence when we look at the pictorial, इस ग्राफ पे देखते हैं, ये देखिए, ये potential energy, ये progress of reaction, ये एक्टिवेशन विदाउट है, इतना एनर्जी लगेगा एंजाइम के बिना और इतना एनर्जी लगेगा विद एंजाइम, तो ऑफ कोर्स ये फायदेमंद है ना. तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, देखा हमने. एक्स एक्सिस प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. प्रोग्रेस कितनी हुई रिएक्शन की. यू शुड नोटिस टू थिंग्स. द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी एट द लोअर लेन एस. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए कम हुआ है, नीचे गया ग्राफ नेट में. वन नीड टू सप्लाई एनर्जी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, या एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस करने के लिए. एंडोथर्मिक में एनर्जी, सॉरी, एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस में या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कुछ भी हो, एस हैज टू गो मच. ट्रांजिशन स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा. एवरेज कंटेंट एक्टिवेशन, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट टू, हाँ, ट्रांजिट स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन टू एसपी मोर इजी. एंड जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कौन कर देता है, एंजाइम. ठीक है, अब नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ लेते हैं. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. Each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex form is produced. This complex is short-lived and dissociates into its product, and the unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product EP, ES, E plus S, ES, EP, E plus P. अब देखो साइकिल है वो कैसे है. फर्स्ट बाइंड होता है, ठीक है, एक्टिव साइट पे. देन अपनी शेप को ऑल्टर करता है, ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है. फिर एक्टिव साइट है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी और जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर एंजाइम जो होता है वो प्रोडक्ट को फ्री छोड़ देता है एंड वो प्रोडक्ट बन जाता है, बस कैटालाइज. फिर दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड होता है उसी टाइप के और वो रिएक्शन को फास्ट करता है. अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग enzyme activity. The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. The activity of enzyme can be affected. Conditions जो tertiary structure of the protein को alter करे उससे हम चेंज कर सकते हैं, जो टेम्परेचर, pH, substrate concentration और binding of specific chemicals that regulate its activity. ठीक है, टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट पड़ते हैं. एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी. जब हाईएस्ट एंजाइम एक्टिव कब रहता है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ऑप्टिमम पीएच रहता है, और जब बिलो या अबव, इससे बिलो या अबव में वो एंजाइम की एक्टिविटी कमी होती है. लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव होता है एंजाइम और हाई टेम्परेचर पे उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं ना हीट से. अब पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट वेलोसिटी, पहले तो सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी. द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, फिर उससे आगे नहीं पहुंचेगी क्योंकि भाई सबस्ट्रेट ही इतने. एंजाइम बढ़ाओगे तो होगा क्या, नहीं सॉरी, सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो होगा क्या, एंजाइम तो उतना ही है, तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाएगा और फिर रुक जाएगा.
ठीक है. दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट. आफ्टर सैचुरेशन दिस मॉलिक्यूल्स देयर इज नो फ्री एंजाइम टू बाइंड द एडिशनल. जो मैंने बताया वही था. The activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shut off enzyme activity inhibition. कुछ molecules होते हैं जो इनिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को और उन्हें इनिबिटर कहते हैं. वो भी प्रेजेंट होते हैं उनके बीच, उन सबस्ट्रेट्स के बीच. ये देखो पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब ये है वी मैक्स, यहाँ वी मैक्स बाई हाफ पहुंचा है. फिर ये वी मैक्स फिर यहाँ पे स्टेबल बन जाता है. कितना भी सबस्ट्रेट बड़ा हो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ये है वेलोसिटी की रिएक्शन, ये है कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन. अब when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive. जब वो जो सबस्ट्रेट की तरह ही इनिबिटर दिखे अप्रोक्स, तो वो एंजाइम से जुड़ के एंजाइम एक्टिविटी कम कर देता है एंजाइम की, उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. इसके मतलब ऐसा सेम दिखने की वजह से जो इनिबिटर होता है ना वो सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिट करता है, उसके बाइंडिंग साइट्स पे जुड़ जाता है. कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, तो वो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता है. एज ए रिजल्ट एंजाइम जो होता है वो उसका एंजाइम जो एक्शन होता है वो डिक्लाइन कम होने लगता है. एग्जाम्पल है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है बाय मेलोनेट. मेलोनेट क्या है? इनिबिटर है. विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट. भाई सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को जुड़ना था सक्सिनेट से, लेकिन मेलोनेट सक्सिनेट का भाई मेलोनेट उसके जैसा ही दिखता है. जो जुड़ जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से, उसके जुड़ने के कारण जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमें डिजायर्ड है वो तो बनता ही नहीं. इसलिए सच कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस. ठीक है, जो बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स काम के भी होते हैं. अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. थाउजेंड ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड. काफी सारे, मतलब हजारों में. Isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named accordingly by a 4-digit number. ठीक है, एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है और हर क्लास की 4 से 13 सब क्लास की है और अकॉर्डिंगली 4-digit नंबर से नाम भी दिया गया है. पहला पढ़ते हम ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेसेस. एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट. भाई एक्स रिड्यूस फिर एक्स ऑक्सीडाइज फिर ये रिड्यूस, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेसेस कहते हैं. फिर आता है ट्रांसफेरेजेस. एंजाइम्स कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर. है भाई, इस ये पहले इसके साथ जुड़ा था फिर ये इसके साथ, ये हो गया ट्रांसफर, इधर से उधर हो गया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो गया तो वो दूसरी रिएक्शन होगी, आई थिंक रिडक्शन हो जाएगा फिर वो. हाइड्रोलिसिस. एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर. भाई हाइड्रोलिसिस नाम ही बता रहा है हाइड्रोलिसिस होगा किसका? एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी सिंगल बॉन्ड सी हैलाइड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स, इन सब का हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? जो करेगा उस रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोलिसिस. फिर आता है लाइसिस. एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस से रिमूवल हो ग्रुप्स का तो वो होगा लाइसिस. ये देखो सी पहले ही जुड़ा हुआ था, फिर ये बस डबल बॉन्ड हो गया फिर के बीच में और एक्स वाई हट गया, वो हो गया लाइसिस. लाइसिस ले जाओ, लाइसिस हाइड्रोलिसिस हो गई. नहीं, हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस से ग्रुप्स को रिमूव कर दिया. फिर होता है आइसोमेरेजेस इंक्लूडिंग ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स. आइसोमेरेज यानी इधर से उधर वो जो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है ना,
वो धप गप मतलब DHAP और GAP जो कन्वर्ट होते हैं वो आइसोमेरेजेस की मदद से होते हैं, क्योंकि वो आइसोमर्स होते हैं तो वो एक दूसरे में झटपट कन्वर्ट होते रहते हैं। और फिर आता है लाइगेजेस। लाइगेजेस एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड्स, जोड़ने का काम। ग्लू, लाइग, इसमें जी ग्लू मतलब ग्लू, ये जोड़ने का काम कर रहा है दो कंपाउंड्स को, जैसे कि एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ COCS CN PO बॉन्ड्स, जोड़ने का काम लाइगेजेस। लाइगेसेस का काम रिमूवल का होता है अदर देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है फाइन। अब पढ़ते हैं कोफैक्टर्स, लास्ट टॉपिक है ऑफ कोर्स कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है पता है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम से कुछ और भी जुड़ा होना जो प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन है, टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, और भी एक्टिव करने का काम करते हैं वो कोफैक्टर्स। इन these stances the protein portion of the enzyme is called the apoenzyme, और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है एंजाइम का वो होता है एपोएंजाइम। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स भी होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक कोएंजाइम्स, हम अभी कोएंजाइम नहीं कोफैक्टर पढ़ रहे थे। कोफैक्टर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। जो नॉन इस कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम, याद रखना, ठीक है। और एपोएंजाइम एंजाइम वाला पार्ट होता है, प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और कोफैक्टर्स 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो अदर कोफैक्टर्स से इसलिए डिस्टिंग्विश किए जाते हैं क्योंकि वो एपोएंजाइम से बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्साइडेज in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, उनमें किसमें पेरोक्साइडेज और पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, इन एंजाइम्स में कौन ग्रुप है, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम, एंड इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। रिकेप लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अदर कोफैक्टर से इस तरह से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं कि क्योंकि वो एपो एंजाइम से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं इसलिए। और एग्जांपल है पेरोक्सीडेज और कैटालेज, जो एक तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो होता है पेरोक्सीडेज और कैटालेज, और उनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है वो होता है हीम, ठीक है। कोएंजाइम्स अब पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स 3 थे, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड क्या था, मेटल आयंस। सो प्रोस्थेटिक हमने पढ़ लिया, अब आते हैं कोएंजाइम्स पे। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक है, भी क्यों आया, क्योंकि प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक थे, ये भी ऑर्गेनिक है, बट उनका एसोसिएशन जो होता है वो ओनली ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी होता है, प्रोस्थेटिक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जो कब होता है इनका ये एसोसिएशन, ड्यूरिंग कैटालिसिस का होता है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर्स इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट, कई सारी एंजाइम्स में ये कोएंजाइम्स जो होते हैं वो कोफैक्टर का काम करते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स आर द विटामिन्स, coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide and NADP contain the vitamin niacin। कोएंजाइम, कौन से कोएंजाइम, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADP के अंदर एक विटामिन होता है नियासिन, वो होता है कोएंजाइम। Furthermore, coenzymes serve as cofactors in number of different. These essential chemical components of many coenzymes are vitamins। ये लाइन थोड़ी समझ को आई है कि द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण केमिकल कंपोनेंट्स हैं कोएंजाइम्स के, वो विटामिन्स होते हैं। अच्छा,
अच्छा, अब समझ में आया भाई। एक कोएंजाइम है, दो कोएंजाइम है, NAD and NADP। NAD की फुल फॉर्म दी हुई है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये एक कोएंजाइम है। और एक और कोएंजाइम है जो है NADP, और उसमें एक विटामिन होता है। बताया गया भाई कोएंजाइम में विटामिन प्रेजेंट होते हैं, असेंशियली प्रेजेंट होते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण केमिकल कॉम्पोजिशन है, कंपोनेंट है कौन, विटामिन। और NAD और NADP में जो विटामिन प्रेजेंट है वो है नियासिन। अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस। मेटल आयंस भी एक कोफैक्टर है, तो वो भी चाहिए होता है। एक्टिविटी जो केमिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइड चेन्स विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइड्स, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है साइड चेन्स, एक्टिव साइड्स की साइड चेन्स at the same time form one or more coordination bond with the substrate, like zinc is the cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में इस एंजाइम में जो कोफैक्टर है वो है अपना जिंक, जो है मेटल आयन। वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, सेम टाइम पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लाइन पे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोफैक्टर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक में वो पेरोक्सीडेज कैटालेज वाला एग्जांपल, और इसमें क्या को उनमें हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और कोएंजाइम में NAD और NADP में विटामिन नियासिन प्रेजेंट है। एंड इसमें मेटल आयंस में जो जिंक है वो एक कोफैक्टर है, किसमें, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जो जिंक है वो है एक कोफैक्टर है, और वो है मेटल आयंस। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme। जब किसी एंजाइम में से हम कोफैक्टर को निकालें तो कैटालिटिक एक्टिविटी ही लॉस्ट हो जाती है, which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। भाई किसी भी एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर को निकाल लें तो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वही उससे छिन जाएगी। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि एंजाइम में कोफैक्टर की कितनी वैल्यू है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।